जय हिंद साथियों, मैं कृष्ण और आप देख रहे हैं कृष्ण कुमार UPSC and today actually we are going to learn about Marathas administration and this is going to be our fourth lecture of this series which is Rise of Marathas. Let's get it started. Let's not waste our more time. Let's get it started. तो चलिए शुरू करते हैं। This is lecture number 4. Okay, and being notified, I'm giving you this notice again and again. I'm informing you this that if you haven't watched our previous videos of this series, you are not going to understand a single thing from this chapter. Yes. No. Okay. तो पहले मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, अगर आप हमारे इस सीरीज प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे हो प्लीज जाओ। अगर नहीं देखो यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग व्हिच आई विल टेल यू। ओके, सो बी कंसिस्ट। नाउ लेक्चर 4 में जैसा कि मैंने बताया था कि आपका लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का और ये लास्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या, मराठास के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर 3 इसमें हम लोगों ने मराठा एम्पायर को खत्म कर दिया था। तो भैया आप पूछोगे कि लेक्चर 4 में क्या, तो मराठा खत्म, मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हम लोग समझने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या, पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या। आईएएस का फुल फॉर्म जानते हो आप? आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्या मतलब, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्या मतलब, एडमिनिस्ट्रेटिव का क्या मतलब, प्रशासनिक व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वही होता है कि आपका जो एम्पायर है, आपका जो किंगडम है, उसको आप एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर रहे हो, वो एम्पायर चल कैसे रहा है, उसमें मंत्री कौन थे। एक ढंग से मैं कहूँ तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है उस जगह का, कैसे वो चीज चल रहा है। जैसे देखिए दो चीज होगा, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा एम्पायर, ठीक है, ये मेरा एम्पायर, दो तरीके से हम जो है इस एम्पायर को गवर्न कर सकते हैं। पहला तरीका होगा सेंट्रलाइज तरीका, मतलब क्या कि एक राजा बैठा हुआ रहेगा और वो क्या करेगा, अपने एम्पायर को टुकड़ों में बांट देगा और हर टुकड़े का अपना अपना राजा है। ये जो है कलेक्ट करेगा और फिर इस राजा के पास पहुंचाएगा। ये हो गया डिसेंट्रल। क्यों? क्योंकि हर एक पावर सेंटर के पास नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि हर एक पावर क्या है, अलग अलग मंत्रियों, अलग अलग राजाओं के पास है, जिसके पास वो पर्टिकुलर एरिया है। इनके पास इस एरिया का गवर्नेशन है, इनके पास इस एरिया का है, इसके पास इस एरिया का, इसके पास इस एरिया का है। राजा के पास कुछ, राजा बस टैक्स कलेक्शन जानता है और कुछ नहीं जानता। ये हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। ये सबसे घटिया चीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही राजा थोड़ा सा वीक पड़ा या फिर राजा का डेथ हुआ, सभी अपने आप को क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, ठीक है। जैसे भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन हमारा भारत जो है डिसेंट्रलाइज तरीके से गवर्न होगा। हर एक चीज सेंट्रल के हाथ में नहीं है। अगर आज सेंट्रल जो है वीक हो जाए तो हर एक राज्य अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। बिहार बोलेगा हम अलग देश हैं, झारखंड बोलेगा अरे हम भी अलग देश, उत्तर प्रदेश बोलेगा अरे हम भी अलग देश, है ना। तमिलनाडु और केरला मिलकर कहेगा अरे हम दोनों भी अलग देश। तो एज सिंपल एज ये होता है डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एक होता है सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि वोलेन सोल जो है वो राजा होता है,
ये हमारा एम्पायर है, इसमें ये राजा और यही राजा, इसी के हिसाब से ये पूरा जगत चल रहा है। हाँ, छोटा मोटा मंत्री जो है इसने बना के रखा है ताकि ये पूरा गवर्न हो सके। बाद बाकी सेंट्रल पावर इसी के पास है, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब मराठा के एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे तो मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज था या डिसेंट्रलाइज? तो जब तक शिवाजी रहे सेंट्रलाइज, लेकिन जैसे ही शिवाजी का डेथ हो गया मराठास को जो है प्रोविंसेस में बांट दिया गया, जिस कारण से वो डिसेंट्रलाइज हो गया। तो मराठा जो है एम्पायर ये सेंट्रलाइज भी था जब तक शिवाजी थे, और 1860 तक सेंट्रलाइज था, और 1860 के बाद क्या हो गया, ये डिसेंट्रलाइज हो गया। इतना बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? Shivaji established a centralized civilian administration by abolishing hereditary offices and land grants. अब देखिए होता क्या था उस समय, दिल्ली सल्तनत की बात कर लें, अगर मुगल की बात कर लें हम लोग, तो डिसेंट्रलाइज्ड वे में चलता था। कहीं पे इक्तेदारी सिस्टम तो कहीं पे मनसबदारी सिस्टम चलता, ठीक है, दोनों डिसेंट्रलाइज का एग्जाम्पल। जैसे ही शिवाजी आए, शिवाजी बोले नहीं, देखो, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी आई, और पांचों का कारण यही कि सेंट्रल जो है वो वीक पड़ गया और सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो उन्होंने दिमाग लगाया, वो बोले नहीं, हम डिसेंट्रलाइज तरीके से गवर्न करेंगे ही नहीं, हम करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से गवर्न। ठीक है, हम सेंटर को जानेंगे, ठीक है, एक यहाँ पे एम्पायर होगा मेरा, तो उसको बस हम ही गवर्न करेंगे, होल एंड सोल पावर हम किसी को नहीं देंगे। और क्या था, उन्होंने देखा कि भैया हेरिडेटरी सिस्टम, अगर बाप बन गया इक़्तिदार तो अब उसका बेटा भी बने, जैसा कि शिवाजी के साथ हो रहा। शाहजी भोसले क्या थे, जागीरदार थे उसके, बीजापुर सल्तनत के। तो जब शाहजी भोसले जब मरने लगे थे तो उन्होंने अपने बेटे के ऊपर संपत्ति ट्रांसफर कर दिया, तो पुणे का जागीर भी आ गया। तो क्या था कि शाहजी भोसले, फिर शिवाजी भोसले, उसके बाद उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे। तो इसको कहते हैं वंशावली सिस्टम या फिर हेरिडेटरी सिस्टम। हेरिडेटरी सिस्टम में क्या होता है, पहले पिताजी बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, फिर उनके बेटे बनेंगे, फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि अगर मान लो 2 बेटे हैं, कौन बनेगा? बराबर ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तू इसके साथ मत घूम रे। बेटा बनता था, फिर छोटा बेटा भी लड़ाई करता था, अरे नहीं हमको जाना है, हमको जाना है। लेकिन ऐसा वो चीजें जो है वो बहुत उलझी हुई लगती थी। तो 2 चीज हम लोगों ने देखा, सेंट्रलाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को शिवाजी ने, और दूसरा चीज जो हेरिडेटरी सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया। शिवाजी बोले नहीं, मेरे हिसाब से हेरिडेटरी नहीं चलना चाहिए। अरे भैया, मेरे अगर पिताजी होशियार हैं तो गारंटी थोड़े कि हम भी होशियार होंगे, तो ये हेरिडेटरी सिस्टम होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मेरिट के बेसिस पे जो है शिवाजी देने लगे कि जो जितना योग्य है, जो जितना जिसके पास जितनी मेरिट, वो उस पद पे आएगा। 2 चीज देखी। अब तीसरा चीज, लैंड ग्रांट करना बंद कर दिया उन्होंने। लैंड ग्रांट पहले क्या होता था, अगर आप लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ के आते तो शायद इतनी मेहनत मुझे ना करनी पड़ती। पहले क्या होता था कि अब जैसे सोल्जर है, ठीक, सोल्जर से काम करवा लिया, अब सैलरी की बारी आई, तो सैलरी के नाम पे क्या कर दिया, लैंड को बांट दिया। इतना इतना छोटा छोटा सा जमीन सबको दे दिया, बोला इस जमीन से टैक्स कलेक्ट करो, इस जमीन में एग्रीकल्चर करो, और वहां से जो टैक्स आएगा थोड़ा बहुत हमको दे देना, बाकी तुम रख लेना, और यही होगा तुम्हारा सैलरी। इस हिसाब से सैलरी मिलता था। तो जिससे सोल्जर्स वगैरह जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते थे कि भैया पहले 1 साल कमाओ, मतलब पहले 1 महीना जाके सोल्जर गिरी करो वहाँ, फिर 1 महीना करके यहाँ एग्रीकल्चर करो, उसमें से भी कुछ परसेंट राजा दे जाएगा, कुछ परसेंट हमको मिलेगा। तो सैलरी जो है, उन्हें सैलरी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। ठीक है, तो शिवाजी ने इस चीज को देखा कि भैया सोल्जर ही जब उदास हो जाएगा तो क्या, मान लो हमारा जो आर्मी है, हमारी आर्मी, सैल्यूट है उस आर्मी को,
अगर उस आर्मी को, अगर आज हम जाकर के बहुत सारा बुरा भला कुछ कुछ कान भर दें, अरे तुम लोग के पास, तुम लोग एक गोली तुम लोग नहीं चला पाए, मोदी खड़ा है 10-11 क्वेश्चन लेके, डीमोटिवेट हो जाएगी आर्मी हमारी। उसके बाद आर्मी को लगेगा क्या यार, जिस जनता को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं वही जनता हमको जो है थुथू कर रही है। ठीक है, तो डीमोटिवेट अगर आर्मी ही हो जाएगा तो फिर वो हमें डिफेंस नहीं कर पाएगा। शिवाजी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और शिवाजी बोले कि नहीं, हम जो है प्रॉपर सैलरी पे करेंगे किसको, सोल्जर्स को। यहाँ तक कि अगर जब सोल्जर मार्टियास हो जाता था, मतलब वो शहीद हो जाते थे सोल्जर्स, तो उनके बेटे को जॉब दिया जाता था गारंटी, और उनकी वाइफ को पेंशन दिया जाता था। सोचो आज से कितना दिन पहले ये सब होता है। शिवाजी के इसमें ऑफिसर्स वेयर पेड रेगुलर सैलरी फ्रॉम द स्टेट ट्रेजरी एंड वेयर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्ड। अब देखो हम मान लो बेगूसराय के आईएएस ऑफिसर हम बैठ के यहाँ बैठे हुए, मान लो हम 4 साल से यहीं के आईएएस ऑफिसर हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के लोकल लोग अब हमको जानने लगेंगे, अब हम करप्शन क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और धीरे धीरे आकर के यहाँ की जनता को क्या कर देंगे, मोदी जी के खिलाफ भड़का देंगे। अब सब जनता जो है प्रोटेस्ट लेकर के निकलेगी, हम बोलेंगे हम क्या किए, हम तो मायूस, हम मासूम। तो इससे क्या होगा ना कि हम यहाँ के लोगों को अपने अनुसार ढाल लेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है सेंटर से ज्यादा पावरफुल बन जाए। तो यही होता था उस समय कि अगर एक जगह जमा रह गया तो अपना बपौती समझ लेता था, समझ लेता था कि भैया अपने बाबूजी का है, और वो क्या करने लगता था, उस हिसाब से काम करने लगता था, तो दिक्कत होता था। शिवाजी ने ऑब्जर्व किया, शिवाजी बोले अच्छा बेटा, शिवाजी बोले कि नहीं, हम जो है रेगुलरली ट्रांसफर करेंगे। अगर आज आप बेगूसराय के हो तो ये गारंटी नहीं है कि कल आप बेगूसराय में रहो, हम आपको मुंगेर भेज देंगे, हम आपको कहीं और भेज देंगे, अब आप जाइए। हम जो है आपको रेगुलरली ट्रांसफर करते रहेंगे, रेगुलरली ट्रांसफर करते हुए रहेंगे। He ensured welfare of soldiers' family by granting permissions, as I told you earlier, to widows मतलब विधवा, and job to their sons. Administrations were handled by अष्ट प्रधान। अब देखो मोदी जी हैं, आज अपने मोदी जी, चलो आज मोदी जी का एग्जाम्पल लेंगे। मोदी फैन जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में भर के अच्छी बातें लिखेंगे, और जो मोदी विरोधी है ना, क्या गालियां देगा आपको पता है ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एग्जाम्पल इनका बहुत खतरनाक आदमी है यार। तो मोदी जी का एग्जाम्पल, मोदी जी जैसे हैं तो इनके पास मिनिस्टर्स हैं, जिसको आज हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, और ढेरों मिनिस्टर्स, एस जयशंकर हैं, अमित शाह हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक है, भले ही वो काम करें ना करें, चिराग पासवान हैं, नितिन गडकरी हैं, जिनको ईमानदार नेता माना जाता था, लेकिन आजकल वो भी बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं ई पेट्रोल के नाम पे, ठीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग के नाम पे। लेकिन छोड़िए, लेट इट गो, हम मराठा समझते हैं। तो जैसे मोदी जी के आज बहुत सारे मंत्री हैं जो कि उनकी सहायता करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को संभालने में, वैसे ही मराठा में क्या था, शिवाजी जो है, शिवाजी के मंत्रिमंडल में कुल 8 लोग, 8 मंत्री थे। पहले थे प्रधान, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, दूसरे थे आमत्य, ठीक है, आमत्य फाइनेंस मिनिस्टर, तीसरे थे पंडित राव रिलीजियस अफेयर्स, चौथे थे आपके मंत्री इंटेलिजेंस मिनिस्टर, पांचवें थे आपके सेनापति कमांडर इन चीफ, ठीक है, और दो नहीं, 3 और थे, 3 और ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो था यार।
एक सेकेंड रोकना बाबू लोग आपको। हाँ, सचिव जो कि लैंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे, न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस थे, ठीक है, और सुमंत जो कि फॉरेन अफेयर्स थे। तो टोटल 8 मिनिस्टर्स जो कि आप लोग, आपके पास बुक है तो आप देख सकते हो। तो 8 मिनिस्टर क्या करते थे, शिवाजी की मदद करते थे, शिवाजी को हेल्प करते थे गवर्न करने में इस एरिया को, ठीक है। इतना क्लियर है, अगर इतना क्लियर है ना तो आप समझ जाओ कि आप दूसरों से हटके हो, ठीक है। देखो अब अगला पॉइंट है द मराठास कलेक्टेड। अच्छा, अपना भारत, ठीक है, अपना भारत। अच्छा, बार बार हम भारत का एग्जांपल क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव समझना है तो आपको पहले भारत को समझना पड़ेगा। आज के दिन में जैसे चल रहा है वैसे ही सेम शिवाजी भी चलाते थे, क्योंकि शिवाजी बहुत दूर के सोचते थे, ठीक है, वो दूर की सोच वाले आदमी थे। चल चल, ठीक, आइए देखिए, आइए देखिए। हाँ, मैं क्या बता, हाँ, आज अपना भारत है, भारत का इकोनॉमी आप जानते हो क्या? जो बच्चे जानते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी, मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसका रैंक कितना है? हाल फिलहाल में ये रैंक जो है वो गिर गया, रैंक ये जो है वो गिर गया, लेकिन मीडिया में किसी ने नहीं बताया, वॉर के कारण जो है जो गिर गया। अब देखो इकोनॉमी किसी भी देश का, देश के पास पैसा आता कहाँ से, पहले ये जानो। तो सोर्स है टैक्स, टैक्स से आता है बस, और कोई चीज? हाँ, अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि भैया कैपिटल गेन होता है, ठीक है, कैपिटल गेन होता है, ये होता है, वो होता है, रेवेन्यू गेन होता है। बाबू हम आपसे ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, पहले जो है मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना सुनो। टैक्स के रूप में जो है पैसा आता है। वैसे ही जब शिवाजी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे तो उन्हें भी पैसा चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरी पे करना था, तो पैसा आना चाहिए, कहाँ से आएगा? तो शिवाजी जो है वो 2 तरह के टैक्स लेते थे, 2 तरह के टैक्स लेते थे। एक था सरदेश मुखी मुखी और एक था चौथ। अब देखो, सरदेश मुखी मतलब ऐसा देश जो कि अपने देश के मुख के ओर है। छोड़, नहीं समझ में आया, छोड़। चौथ जो है वो 25% था और सरदेश मुखी जो था वो 10% था। अब हम उसको समझते हैं, पहले चौथ समझते हैं। चौथ कुछ नहीं था, जैसे आज के समय में हम लोग टैक्स पे करते हैं बस वैसे ही वहां के लोग जो है टैक्स पे करते थे। क्यों? क्योंकि वो शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रह रहे थे, इसलिए एक ढंग से वो रेंट पे कर रहे थे, ठीक है, टैक्स पे कर रहे थे, ठीक। 25%, अगर मान लो वो 100 रुपये का आज कमाए, अगर आज वो 100 रुपया, तो वो जो है 25 रुपया जो है शिवाजी के जेब में जाता, जिससे कि वो अपना सोल्जर वगैरह को मेंटेन करते। दूसरा टैक्स है सरदेश मुखी जो कि 10%। मतलब क्या था ना, जैसे मराठा एम्पायर, जैसे मराठा एम्पायर मान, ये अपना मराठा एम्पायर है। अब मराठा के अगल बगल जितने भी ये राज्य थे, छोटे छोटे राज्य, उन सारे राज्य से जो है जा जा करके इंडिविजुअली शिवाजी बोले कि देखो बाबू, तुम लोग मेरे अंगूठा बराबर हो, बोला सरकार माफ कर दीजिए। तो शिवाजी बोले कि देखो तुम लोग अंगूठा बराबर हो तो हम क्या कर सकते हैं, तुम पे अटैक कर सकते हैं और तुम्हें भी कब्जा कर सकते हैं।
तो एक काम करो, तुम लोग जो है हमको पैसा घट गया तो तुम लोग क्या करो कि हमको एगो टैक्स देना शुरू कर दो स्वदेश मुखी, और वो टैक्स तुम दोगे ना, उससे हम तुमको इंश्योर कर देंगे कि हम तुम पे तो अटैक करेंगे नहीं। ठीक है, अगर तुम हमको टाइम टू टाइम टैक्स देते जाओगे तो हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। ऊपर से जो दूसरा अटैक करेगा ना तुमसे, उससे भी हम तुमको बचाएंगे। और ये लोग को चाहिए क्या? वही चाहिए। तो वो लोग क्या कहा कि हाँ हम 10% टैक्स दे सकते हैं, अगर हम 100 रुपया कमाएंगे तो 10 रुपया आपको देंगे, उसके बदले आप क्या कर दीजिएगा, आप ये इंश्योर कर दीजिएगा कि आप हम पे अटैक ना करो, और कोई भी अटैक करे तो आप उसको रिटेलिएट करो करो। चलो अब इसको इरेज करते हैं। टैक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? चलो अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। अब मिलिट्री के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। मिलिट्री के बारे में देखो क्या जाना, शिवाजी की जो मिलिट्री थी वो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। क्या थी? 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट था इन्फेंट्री, इन्फेंट्री। दूसरा पार्ट था कैवेलरी, कैवेलरी। और तीसरा पार्ट था नेवी, जो कि शिवाजी जो है फादर ऑफ इंडियन नेवी जाने जाते हैं। ठीक है, इन्फेंट्री का क्या मतलब है? इन्फेंट्री, अच्छा आप जानते हो कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो टीनेजर्स वो कब से कहा जाता है? जब से टीन आ जाता है, 13 से लेकर के 19 तक टीनेजर कहलाता है। उससे पहले बच्चा क्या कहलाता है? इन्फेंट्री। उससे पहले जो एज होता है बच्चों का वो इन्फेंट्री होता है। क्यों? क्योंकि उस एज में जो है बच्चे चलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, इसीलिए उसको इन्फेंट्री कहा जाता है। तो वैसे आप याद रखो कि मराठा में वैसी आर्मी जो कि फुट सोल्जर थी, जो कि चलना सीख रही थी, जो कि चल चल के लड़ाई लड़ना सीख रही थी, उसे इन्फेंट्री कहा जाता है। कैवेलरी, कैवेलरी मतलब हॉर्स, हॉर्स राइडर, हॉर्स राइडर्स मतलब ऐसे आर्मी जो कि हॉर्स पे थी। देखो एक तो आर्मी रहेगी जो पैदल रहेगी, दूसरी आर्मी जो कि हॉर्स पे रहेगी, और तीसरी आर्मी जो कि नेवी। नेवी मतलब समझ गए होगे, शिप वगैरह। अब जो कैवेलरी वाली आर्मी थी ना, ये 2 तरह में डिवाइडेड थी, 2 तरह की थी। एक थी बारगी और एक थी सीलेदार, सीलेदार। बारगीर और सीलेदार। बारगीर क्या है? बारगीर मतलब जो बार बार लड़ने आए, तो जब बार बार लड़ने आएगी तो वो अपनी ही होगी। ठीक है, अपने ही बार बार अपने लिए लड़ने आते हैं, पराए कहाँ आते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, बारगीर मतलब जो बार बार लड़ने आए, और बार बार लड़ने आए तो वो अपनी आर्मी। मतलब ऐसी कैवेलरी जिसको, मतलब ऐसी फोर्स ऑफ आर्मी जिसको हॉर्स जो है शिवाजी ने प्रोवाइड करवाया था, जिसको हॉर्स जो है वो स्टेट ने दिया था। ठीक है, स्टेट इनको हॉर्स दिया था और बोला था, और ये लोग जो थे परमानेंट थे, आर्मी में परमानेंट थे। वहीं जो ये सीलेदार थे, इनके पास अपनी हॉर्स होती थी, इसमें स्टेट अपनी लागत नहीं लगाता था, इसके पास अपनी हॉर्स होती थी, और जब भी जरूरत पड़ती थी तब ये लोग आते थे। तो ये सीलेदार थे। जैसे ठेकेदार क्या है, जब जरूरत पड़ती है तभी आती है, वैसे ये सीलेदार, जब जरूरत पड़ेगा तभी आर्मी आएगी, और जब जरूरत पड़ेगा तभी आर्मी आएगी। तो इसके पास अपनी हॉर्स होगी, ये लोग अपने हॉर्स को ऑन करेंगे। और बारगीर क्या है, वो बार बार लड़ने आएंगे, इसीलिए स्टेट उसको अपना हॉर्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ऐसे करके आप याद रखो। ठीक है, बारगीर परमानेंट वर्कर था, सीलेदार टेम्पररी वर्कर था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैरीटाइम सुप्रीमेसी के बारे में जान। अब कह रहे होगे कि भैया बहुत कुछ छोड़ दिए। ठीक है, रामचंद्र पंत के बारे में छोड़ दिए, जिन्होंने फोर्ट्स के बारे में बताया था।
जान आएगा भी नहीं। ठीक है, मैं आपको बस उतना ही बताता हूँ जितना आएगा। अब रामचंद्र पंत के बारे में नाम लिया है तो बता ही देता हूँ, तब कंप्लीट हो जाएगा कि रामचंद्र पंत जो थे वो आमत्य थे। आमत्य माने फाइनेंस मिनिस्टर थे शिवाजी के, और उन्होंने कहा था कि जो फोर्ट्स है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है किसी भी एम्पायर में। ठीक है, बस इतना जानो। उसके बाद मैरीटाइम सुप्रीमेसी के बारे में जानते हैं। शिवाजी ने जो है वो नेवी बनवाया था, सबको पता है, इसीलिए शिवाजी को जो है फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि व्हाई शिवाजी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन नेवी, फादर ऑफ इंडियन नेवी। अब देखो, जब शिवाजी का डेथ हो गया, तो उनकी नेवी को कौन संभाल रहा था? तो उनकी नेवी को जो है कन्हौजी आंग्रे नामक आदमी संभाल रहे थे, और उन्होंने इतना बेहतरीन संभाला कि जो है इतना बेहतरीन कि आर्मी जो है एकदम पावरफुल हो गया था उस समय शिवाजी के मरने के बाद, क्योंकि वो कन्हौजी आंग्रे के हाथ में आ गया था। वो मराठा एडमायरल थे। ठीक है, मराठा के ये थे, मिनिस्टर थे एक ढंग से मानो। तो कन्हौजी आंग्रे जो है आए, वो कंट्रोल किए नेवी पे। तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भैया इंडियन ओशन वाले रास्ते से बहुत सारे अंग्रेजों के शिप जो है गुजरते थे। तो उन्होंने कहा कि अब से जितना भी शिप गुजरेगा वो सब जो है एक पास खरीदेगा, और उस पास को खरीदने के लिए एक स्पेशल अमाउंट रख दिया जाता था। मतलब क्या कि अब जो सी रूट है उससे भी टैक्स लिया जाता है। जैसे कि आज भी हम लोग स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको क्या दिख रहा है कि ईरान जो है बार बार बोल रहा है कि नहीं अब हम टैक्स लेंगे। वैसे ही मैरीटाइम रूट से जितना शिप गुजरता था, शिवाजी के एडमायरल जो कि कन्हौजी आंग्रे थे, वो जो है टैक्स लेते थे, और इसी टैक्स वाले सिस्टम को कार्टेज सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, यूरोपियन जो है वो फोर्स करते थे, यूरोपियन जो है वो अपोज करते थे कन्हौजी आंग्रे को, क्योंकि वो जो है टैक्स वसूल करते थे। और यूरोपियंस ने तो उन्हें पायरेट भी बोल दिया था। पायरेट मतलब क्या? पायरेट मतलब वो लोग जो कि चलते हुए जहाज को कब्जा करते हैं। तो एक ढंग से कब्जा करना ही हुआ कि भैया जो पास जिसके पास रहेगा वही इंडियन ओशन से निकले, जिसके पास पास नहीं रहेगा उसके शिप को हम यहीं धर धोखो दे देंगे। समझ में आया क्या? अब आपके पास आता है कल्चरल रिवाइवल, कि शिवाजी ने कल्चर को लेकर क्या किया। तो शिवाजी's vision of Swaraj was shown in his sleep, which was used Sanskrit inscription showing his rule was people's welfare like growing him। उन्होंने क्या कहा? शिवाजी ने इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में लिखवाया। इंस्क्रिप्शन माने एक पिलर या फिर दीवार पे जो है उन्होंने संस्कृत में कुछ लिखवाया, और उसमें यह लिखा हुआ है कि उनकी जो आर्मी है वो पीपल वेलफेयर के लिए काम करती है। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जो एम्पायर है, वो पीपल वेलफेयर के लिए ही काम करती है। और जैसा मून जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, 15 दिन तक वो बढ़ता रहता है, वैसे ही उनकी जो एम्पायर है वो चाहते थे कि दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए और एक दिन जाकर पूरा हो जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, वैसा वो चाहते थे। ही वॉज रिवोल्ट हिंदू, मतलब वो कट्टर हिंदूवादी लोग थे, and respected other religions, rebuilt damaged temples and promoted Sanskrit and Marathi। उन्होंने हिंदू तो थे लेकिन वो अलग अलग धर्मों की भी इज्जत करते थे, इज्जत करना जानते थे, और संस्कृत और मराठी में उन्होंने जो है प्रमोट किया। His success in defeating mighty empire showed his Indian could manage rules of Delhi। ठीक है, ये सारी चीजें फालतू में। अब अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप लोग जानते। अहिल्याबाई होलकर जो है वो होलकर परिवार की हैं। जैसे देखो दिल्ली सल्तनत 5 एम्पायर से मिलकर बना है। खलजी तुगलक जो भी है, गुलाब किले तो सांस लो। ठीक है, तो जैसे दिल्ली सल्तनत 5 एम्पायर से मिलकर बना, वैसे ही मराठा जो है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स थे। ठीक है, मराठा एम्पायर जो है उनमें से एक है होलकर। ठीक है, तो जब भोसले फैमिली पूरा डिलीट हो गया तब होलकर फैमिली आया, और उनमें से एक जो है वो थी अहिल्याबाई होलकर।
अहिल्याबाई होलकर जो है वो फॉर्मिडेबल रूलर थी, मतलब जिनको हम भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने जो है दिल्ली पर कब्जा बनाया रखा, और तब तक बनाया रखा जब तक भारत में अंग्रेज ना आ गए। जब भारत में अंग्रेज आए तब जो जाकर के जो है मराठा कंप्लीटली डिक्लाइन हुआ। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे काम करवाए। उन्होंने इंडिया का जो है फर्स्ट फ्री हॉस्पिटल जो है खोला, नहीं वो सरफोजी टू ने खोला था। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है, वो डिवोटी थी, फैक्ट वो शिव भक्त थी। अहिल्याबाई होलकर जो है वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। ठीक है, और उन्होंने हिंदू के लिए बहुत काम किया, चाहे आप काशी विश्वनाथ देख लो या फिर कहीं और चले, हर एक टेम्पल को जहां जहां औरंगजेब ने डिस्ट्रक्शन किया था सभी जगहों को ठीक करवाने का काम अहिल्याबाई होलकर ने किया। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर में बहुत काम किए। इंदौर का बच्चा बच्चा इनकी हर एक कहानी को जानता है। ठीक है, सी ऑल्सो championed public welfare projects and revived the महेश्वर हैंडलूम ट्रेडिशन। अच्छा, हैंडलूम की साड़ियां आज भी लोग पहनते हैं, तो वो जो ट्रेडिशन है ना वो डिलीट हो चुका था, तो उसको फिर से लाने का काम किया अहिल्याबाई होलकर। अब आपको पता है कि हिंदी में भी कर्सिव होता है, हिंदी में भी कर्सिव होता है, आपको पता है? जैसे देखो, मुझे अगर क्वेश्चन लिखना है ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, इसको कुशल कहा जाएगा। ये जो है देवनागरी स्क्रिप्ट जो है जिसमें अपनी हिंदी लिखी जाती है उसका कर्सिव है, और इसे जो है मोदी लैंग्वेज बोला जाता है। मोदी स्क्रिप्ट तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बोला जाता है, ये अपने वाले मोदी नहीं, स्क्रिप्ट का नाम है मोदी स्क्रिप्ट, जो कि कर्सिव फॉर्म है किसका? देवनागरी का। अपने बुक में नहीं है, फैसिनेटिंग फैक्ट में आप लोग लिख सकते हो उसको। अब क्लोजर लुक डालते हैं तंजावुर की तरफ चलते हैं। चलो, कल हमारी ट्रेन है 5 बजे। ठीक है, चलो चलते हैं कल। ठीक है, नहीं आज ही चलेंगे हम। ठीक है, तंजावुर को जो है इकोजी, अब देखो राजा राम किसके हाफ ब्रदर थे? संभाजी के। तो शिवाजी के हाफ ब्रदर कौन थे? इकोजी। इकोजी नामक एक रूलर थे जो कि शिवाजी फैमिली से ही बिलोंग करते थे, आप इतना जानो। उन्होंने जो है तंजावुर, जो कि एकदम डेक्कन वाले एरिया में जो है जाकर के कब्जा किया। ठीक है, आपके तमिलनाडु वाले एरिया में जाकर के कब्जा किया, और वहां पे जो है जो मराठा एम्पायर, डेक्कन का मराठा एम्पायर जो है तंजावुर को ही कहा जाता है, उसके फाउंडर जो थे इकोजी थे। तो ठीक है, तो इकोजी वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर इन डेक्कन। सरफोजी, जब इकोजी चले गए तो एक अलग रूलर आए जिनका नाम सरफोजी टू था। सरफोजी टू ने बहुत काम किए। ठीक है, इन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक स्टाइल को डेवलप किया, भरतनाट्यम डांस को डेवलप किया। किसने? सरफोजी टू ने। कहाँ पे? तंजावुर में। और ये जो है किताब लिखते हैं, एक प्ले लिखते हैं, एक नाटक लिखते हैं, जो कि देवेंद्र कुरवांजी था। ठीक है, देवेंद्र कुरवांजी में जो है उन्होंने डिस्कस किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, और उसमें जो है उन्होंने नौटंकी भी दिखाई है, बहुत सारी अलग अलग कहानियां भी लिखी हैं। फर्स्ट हॉस्पिटल जो है सरफोजी टू के द्वारा बनवाया गया था, जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट होता था, और इस हॉस्पिटल का नाम था धनवंतरी। धनवंतरी नामक हॉस्पिटल किसने एस्टैब्लिश किया? सरफोजी टू ने। इंडिया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी जो है सरफोजी टू ने ही किया, और कहाँ किया? तंजावुर। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी पूरा राइज ऑफ मराठास आपका खत्म हो चुका है। ये आपका लेक्चर 4 था, खत्म। अब जो है हम लोग आएंगे 2-3 दिन बाद, लाइव आएंगे। ठीक है, और अपन जो है डिस्कशन करेंगे पूरे मराठा एम्पायर को इन वन वीडियो, वन शॉट। लेकिन होशियार मत बनना। ठीक है, पहले इन चारों वीडियोस को देख के ही वहां जो है मैं एकदम स्पीड में पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप इन चारों वीडियोस को नहीं देखे। मैं ऐसे बोलूंगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था, फिर आगे में बढ़ना। ठीक है, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं?
अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, इसीलिए जाओ देखो, ठीक है, और एंजॉय योर डे। राधे राधे, हर हर महादेव।